हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका परवेज सिसोदिया और आज हम मेंस की सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं और मेंस का सेकंड क्वेश्चन आज हम टैकल करेंगे जीएस थर्ड पेपर से इकोनॉमी सेक्शन से आज क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ये वाला हम, और जो कि हमारे एग्रीकल्चर टॉपिक से है, जो एग्रीकल्चर में कम से कम 2 सवाल तो आपके जीएस थर्ड पेपर में आते ही हैं। चलिए फिर वक्त ना गवाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने प्रश्न पहले से ही मैंने लिख दिया है, तो इसमें क्या क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण। सबसे पहले तो हमें जो भी कोई क्वेश्चन टैकल करना होता है वो आपका ये जो आएगा आपका 250 वर्ड्स पे है। 150 में भी आता है, लेकिन ये आंसर जो हम आंसर राइटिंग करेंगे वो 250 वर्ड में करेंगे। ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, सबसे पहले ही बात क्या है, सबसे पहले हमें 20 सेकंड प्रश्न की परिभाषा समझनी है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी अगर रिलेवेंट लिखोगे तो ही नंबर देता है, अदरवाइज वो नंबर आपको नहीं देगा। 10 में से 1 या 2 नंबर ही आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले भारत के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनने की क्षमता रखता है। यानी कि इसने संक्षेप कहा है कि ये कह रहा है कि भारत के जो अंदर क्या है वो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर ऊर्जा है कि वो अग्रणीय राष्ट्र हो सकता है विश्व में खाद्य प्रसंस्करण के संबंधित उद्योगों में, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें पशु भी आएंगे, एग्रीकल्चर के सब्जी वगैरह, फूल वे सब सारी चीज़ उसमें आएगी। तो उसने कहा है कि क्षमता रखता है। यानी कि इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है इतने पार्ट की अप्रोच क्या है कि आपको बताना है कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण में। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण में ये चीज इस क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, हम अब सेकंड पार्ट में आएंगे, लेकिन नीतिगत पक्षाघात तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। तो उसने बोला है पक्षाघात, नीतिगत पक्षाघात तत्काल, इस पे ध्यान रखिएगा, तत्काल की बात की है। यानी कि जो अभी हमारी रिसेंटली एग्रीकल्चर नीति चल रही होगी उसके बारे में भी आपको बताना है, आपको क्रिटिसाइज वगैरह नहीं करना। उसने बोला तत्काल पक्षाघात जो फिलहाल चल रही है उससे क्या हो रहा है, अच्छा भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच ये होगी। उसके बाद क्या है कि करना है और कृषि निर्यात के नीति की विशेषताएं और चुनौती बतानी है। यानी कि थर्ड सेक्शन हमारा क्या है, नीतियां की हमें प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, विशेषता बतानी है। ठीक है, और चुनौतियां बतानी है। ठीक है, और लास्ट में तो आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। तो मैं सबसे पहले ही मिटा देता हूं। थोड़ा बोर्ड मिटने में प्रॉब्लम करता है तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा उस प्रॉब्लम को, अदरवाइज आप लिखते रहिए। ठीक है, अब हमारे पास जब आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग में सबसे पहले क्या आता है, इंट्रो आता है। ठीक है, इंट्रो आएगा और बीच में समीक्षा वगैरह बीच में, और फिर आपका कॉन्क्लूज़न आ जाता है। कॉन्क्लूजन यानी कि जनरली इस तरह से पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे आप अपने मत भी दे सकते हैं। 4 से 5 पार्ट्स होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको क्या करता है, जो भूमिका लिखते हैं, भूमिका भी बोल देते हैं, उसमें ना जब भी डालें ना स्टेटस डाल दें। किसी नेता का हो सकता है, सुधारक का हो सकता है, रिपोर्ट का रेफरेंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है। ठीक है, नेता वगैरह हो सकते हैं। तो उसने अगर उस परिप्रेक्ष्य में कुछ कहा है या फिर करंट में कुछ नॉलेज आई हो, यानी कि करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड उस क्वेश्चन से नॉलेज आई तो सबसे पहले आप भूमिका में यही चीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है कि हम समीक्षा करते हैं, क्योंकि 250 वर्ड होते हैं या 150 वर्ड होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिगर बना के सारी डिटेल देनी है। फिर आप अपना मत दे सकते हैं और फिर कंक्लूजन में आपको ऑलवेज पॉजिटिव में ही लिखना है, और कंक्लूजन में आप सोल्यूशन तरह से भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अभी मैंने क्वेश्चन को जो टैकल किया था उसमें मैंने बताई थी कि 3 चीज़ होती हैं। मैंने अपने क्वेश्चन को 3 भागों में
डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने उस क्वेश्चन से मुझे क्या कहा था, भाग 1 भाग सेकंड। जनरली भी समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, वरना ये 20 या 30 सेकंड का खेल होता है क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे करनी है। भाग 3। ठीक है, मुझे क्वेश्चन से 3 चीज़ें पता लगी थी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या था। ठीक है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण में क्षमता की बात कर रहा था, यानी कि भारत के बारे में बताना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, तत्काल नीतियां, नीति की बात करना है। फिर बताना था निर्यात की चुनौतियां और विशेषताएं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप उपलब्धि भी बता देंगे। ठीक है, उपलब्धि बताना भी होता है। ठीक है, चुनौतियाँ हो गया तो, बट इसमें ना आप समाधान भी डाल देना थोड़े से, तो वो बेटर रहता है, उसको थोड़ी सी अप्रोच होती है। तो यानी कि मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे इस प्रश्न को जो टैकल करना है वो मुझे टैकल करना है इन 3 भागों में। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार और रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसका भूमिका लिखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। 1 सेकंड में इसको वाटर बोतल जस्ट 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब हम सवाल को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इससे टाइम लग रहा है, वरना हार्डली सवाल करने में 8 से 9 मिनट में 250 वर्ड का आराम से हो जाता है, अगर आपको उस सवाल को आपका हाथ वहाँ से घूमा हुआ है या एक बार आप प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमिका की बात करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग की बात करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कोई भी आंसर लिखने से पहले अगर आप रिलेवेंट करंट अफेयर, राजनेता, इकोनॉमिक्स या अदर भी फेमस पर्सनैलिटी या कोई इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह वगैरह, UN वगैरह ने कहीं रिपोर्ट आई हो, किसी संस्था की रिपोर्ट आई, तो सबसे पहले आपको वही प्रोवाइड करके आंसर को स्टार्ट करना है, वरना आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन की अप्रोच क्या थी, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, यानी कि सबसे पहले हमें खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति हमारी भारत में क्या है, वैश्विक रूप से क्या है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण निर्यात की बात कर रहा है, यानी कि हम किसी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होंगे बाहर निर्यात करेंगे, उसकी स्थिति को हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे कृषि और प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद और निर्यात। आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, अभी तो बस समझा रहा हूँ तो इसलिए, क्योंकि प्राधिकरण एप्डा हो गए। ठीक है, ठीक है, ये हमारी देश की संस्था है। तो ये एग्रीकल्चर में क्या कहती है, इसने अप्रैल से अगस्त तक 2021 में इसने डाटा दिया है और इसने बताया कि हमारे कृषि खाद्य उत्पाद में 21 का है, हाँ ठीक है, 21% वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कंपेयर टू 2020, यानी कि आप सबसे पहली लाइन आपने लिख ली कि हमारे भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कोविड टाइम में भी 21.8% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, 1-2 फैक्ट और दे देते हैं वहीं। ठीक है, वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे हम। ये आएगा DGCI और होगा S&S। इसने भी क्या कहा है कि हमारा खाद्य प्रसंस्करण का निर्यात, इसमें भी क्या है, वृद्धि हुई है। ठीक है,
फिर हम WTO के अनुसार भी बोल देंगे कि भारत का जो निर्यात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो करीबन भारत विश्व में 9th नंबर पे आता है रैंकिंग निर्यात करने। और इसने बताया 2019 में टोटल निर्यात हमारा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित था। मैं एग्जैक्टली लोकेशन वो देख लेता हूँ, ठीक है, $37 बिलियन का, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगी, भूमिका हमारी कंटेंट की बन चुकी है, क्योंकि सवाल हमारा इसी तरह का। तो सबसे पहले मैं एपिडा का बता दिया 21.8% हो गया, और खुफिया DGCI एस द्वारा निर्यातक भी हो गया। आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं हो रहा तो। WTO ने बताया 19 रैंकिंग है निर्यात करने में कृषि उत्पाद को। कृषि उत्पाद में मतलब कृषि से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो डायरेक्ट गेहूं भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, उससे कोई ब्रेड भी बन सकता है, या उससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क जो होंगे, उससे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मांस भी होगा, फूल भी होंगे, बीन्स भी होंगे, दाल भी होंगे, सब्जियां भी होंगी, इस तरह के जो भी प्रसंस्करण करने वाला, प्रेशराइज करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनका निर्यात उसमें बताया $37 बिलियन के आसपास का हुआ था 19 रैंकिंग। तो ये हमारा सवाल बन गया। तो हम अब क्या लिखेंगे, तो कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ऊर्जा बहुत है, साधन पोटेंशियल बहुत है कि हम वैश्विक रूप से भी अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी भूमिका बन जाएगी, ठीक है। यानी कि मैंने बोला था फर्स्ट भाग वो आपका ये कंप्लीट होता है। उसको 2-3 लाइन आप खुद लिख सकते हैं कि इस उद्योग में ये फलाना ढिंका, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैंने बता दी क्योंकि उसने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बात कर रहा था। अब हमारी क्या बात आती है कि अब हम सेकंड भाग पे बात करेंगे कि भैया ये हो क्यों रहा है, क्योंकि उसने वर्तमान तत्काल में एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट के हस्तक्षेप कैसे किए, उससे गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से प्रभावित कैसे हुआ है, ठीक है। तो प्रभावित कैसे हुआ है, तो अब हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है जो हमारा कोविड काल में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इतना अच्छा काम कर रहा है कि जीडीपी का 11% समथिंग वो हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। वो चीज़ बात करेंगे। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि करीबन आपका 70 के 80 वर्ड आपकी भूमिका में चले जाएंगे, वो भी तब जब आप इस तरह के लिखें, वरना ज़्यादा भी जा सकते हैं, वो गलत चीज़ है। तो आप फैक्ट का यूज़ करके अपने सवाल को शुरू करेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में एक सेटअप बन जाता है कि इसको करंट अफेयर और बेसिक नॉलेज दोनों का ज्ञान है। करंट पे लाके ही आप आंसर लिखेंगे तो ही अच्छे नंबर आएंगे, 6 के आसपास 60%, अदरवाइज 9 नंबर नहीं आएंगे, 3-4 आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड भाग की, ठीक है। सेकंड भाग में क्या कह रहा था वो, हमें सरकार की पहल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको हम जनरली ना डायग्राम से करेंगे तो बेहतर है, वरना वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डायग्राम में क्या फ़ायदा होता है कि आपको स्लोगन नहीं बनाने पड़ते। तो अगर हिंदी मीडियम में आपको नंबर अच्छे चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं, कभी भी मिड में फिगर का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है कि फिगर में लिखने में क्या होता है कि आप विविधता उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। वरना आप पैसेज में लिखते हैं तो हर टॉपिक को आपको पूरी लाइन कवर अप करनी पड़ती है, यानी कि हर जहाँ जो टॉपिक आप 5 वर्ड में ख़त्म कर सकते हैं तो उसके लिए 15 वर्ड यूज़ होते हैं। तो मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर 6 नंबर चाहिए, 60% नंबर चाहिए, तो बीच में डायग्राम या पॉइंट वाइज आप जितनी भी आपके पास नॉलेज है मिड वाला, जैसे कि अब मैं सरकार के बारे में इसमें बताऊँगा और निर्यात में क्या क्या हो रहा है, चुनौतियां और विशेषता दोनों की मैं पॉइंट में ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिएगा सरकार की पहल क्या है। तो उसमें हम क्या कर लेंगे, कृषि निर्यात नीति। सबसे पहले कृषि निर्यात नीति लिख लूंगा एकदम, ठीक है। ये हो जाएगा एक पार्ट, मैं इसको बना लूंगा फोकस किस पे रहा है इसका, ठीक है। या आप इसी में ही कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले कृषि निर्यात नीति की बात कर लेंगे। फोकस मेनली
सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की नीति के बारे में लिख लेते हैं। 2020 तक का क्या है लक्ष्य कि खाद्य प्रसंस्करण को दुगना, ठीक है, यानी कि 60 अरब डॉलर तक, ठीक है, ये लक्ष्य है कृषि नीति का। अभी 30 है, तो इसने बोला है कि हमें 60 अरब डॉलर तक का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग करना है। ये हमने मेजर चीज बता दी। फिर आप ये भी बता सकते हैं जीडीपी में कृषि उत्पाद कह सकते हैं या खाद्य प्रसंस्करण कुछ भी कह सकते हैं, उसकी 11% हिस्सेदारी। तो ये आपके पास मेजर इन्फॉर्मेशन, अगर इसी को आप लाइन में लिख के तो आपके वर्ड मिसयूज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फोकस, यानी कि क्यों ये नीति अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा। सबसे पहले हमने बता दिया विश्व में भारत में स्थिति क्या है, उसके बाद क्यों ये बनी है, क्यों अच्छा काम कर रही है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट बता दिया, फिर निर्यात की विशेषता बता देंगे, चुनौतियां बता देंगे, फिर लास्ट में समाधान बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है ओवरऑल सारे सेक्टर को फिनिश कर देगा, जिससे हमें एग्जामिनर ना चाहते हुए भी 6 से 7 नंबर आपको देगा ही, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स में नंबर बहुत कम करते हैं, तो आप 70% तक भी नंबर ला सकते हैं आराम से, ठीक है। तो फोकस इस नीति का कहाँ कहाँ हुआ है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। फोकस हम पॉइंट से लिखेंगे, किसानों और कृषि उत्पादों का वैश्विक मूल्यों के साथ एकीकृत करना। मैं आपको एक पॉइंट लिख लेता हूं पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। निर्यात टोकरी में विविधता। देखो अब लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती जब आप पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। मूल्य वर्धित कृषि, ये भी हो गया चौथा पॉइंट। किसान में जागरूकता, यानी कि आपके पास नॉलेज होना पता है कि क्या कानून है, जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। कौशल होना चाहिए कैसे काम करेंगे, प्रौद्योगिक, मतलब जो भी आप इसमें सारी चीज आ जाएंगी वो आप यूज कर सकते हैं। स्वदेशी, परंपरागत, जैविक, जातीय, यानी कि जो हमारे यहीं पे उग सकती हैं, उसके क्लाइमेट के लिए उपलब्ध है, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कृषि निर्यात को बढ़ाना। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इतने सारे टॉपिक पैसेज में लिखता तो भैया 100 वर्ड चले जाते। तो सबसे बेटर यही होता है आपके पास, चाहे कितनी नॉलेज हो। बाजार पहुंच कीजिए, पहुंच, गुणवत्ता, ठीक है, ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन, ठीक है। बाकी आगे लिखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं हमारा क्या क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस किस किस पे है, किसान और कृषि उत्पादों वैश्विक मूल्य के साथ एकीकृत करना। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे जो खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो न्यूजीलैंड से, स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका से या चीन से, इनके प्रोडक्ट के साथ कभी कभी क्वालिटी वाइज अच्छा काम नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना चाहिए, जो किसान हैं और जो उसको प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनको उसी सिम्टम पे, उसी कंडीशन पे उन प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, जिससे कि वो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाए, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हो गया ये। दूसरा, निर्यात टोकरी में विविधता। विविधता का मतलब क्या है कि हम जनरली कुछ मौखिक यानी कि इंपोर्टेंट फसलों पर ही फोकस रहता है। खाद्यान्न फसलों पर जनरली भारत देश फोकस रहता है। जैसे आपका गेहूं चावल की बात करें तो वो बोल रहा है निर्यात टोकरी। निर्यात का मतलब क्या होता है कि मैं अपने देश से प्रोडक्ट को बाहर भेजना, यानी कि वो बोल रहा है कि हमें डिफरेंट टाइप्स के गुड्स उत्पाद कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में लाने चाहिए।
ना कि एक जैसी फसल में बहुत सारे फसलों बहुत सारे प्रोडक्ट हों। दूसरा क्या है, मूल्यवर्धित कृषि, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वैश्विक बाजार से फाइट कर सकें और उनके प्राइस भी अच्छे मिल सकें। ठीक है, किसानों को जागरूकता का मतलब क्या है कि हम अगर निर्यात कर रहे हैं तो हमें वहाँ नियम कानून क्या है, कहीं बीच में रुकेगा तो नहीं माल, क्या क्या उसके इंडेक्स हैं, क्या क्या ज़रूरत है उस काम के लिए, उस तरह की जागरूकता होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी व्यवधान आए तो उससे हम टैकल कर सकें, प्रौद्योगिक का उपयोग कर सकें, कैसे कैसे बाजार में कौन से बाजार में डिमांड है वहाँ तक उसको पहुँचा सकें। दूसरा क्या है, स्वदेशी परंपरागत, कुछ फसलें क्या होते हैं कि कहीं कहीं लैंड पर वहीं के लैंड पर बनती है, तो हमें जैविक फसलों पर यानी कि जो जैविक खाद पे बनती है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस पर फोकस करना चाहिए। परंपरागत प्रोडक्ट पे जैसे बासमती यहीं पर ही अच्छे बनते हैं तो उस पर फोकस करना चाहिए, जैविक फसलों पर बनना चाहिए। इस तरह के कृषि के निर्यात के बारे में बात करना है। बाजार तक पहुंच का मतलब क्या है कि हमें विश्व के बाजारों की नॉलेज हो कि हमारे किस प्रोडक्ट की नॉलेज कहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो पहुंच पता हो, गुणवत्ता पता हो हमें प्रोडक्ट की कैसे कैसे, तो ये सारी चीज़ें ये हो गया। ठीक है, फोकस हो गया। अब हम आगे इसकी बात करेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आप इससे लिखेंगे तो मैं नहीं बोलता हूँ कि 70% से आपके नंबर कम आएंगे, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है इसको लिखना। मैं ज़्यादा नॉलेज तो आपको बता ही नहीं रहा हूँ, ये तो आपको भी पता होंगी चीज़ें। ठीक है, पारंपरिक उत्पाद को बढ़ाना, यानी कि जो कहीं पर ही वो उगती है तो उसको बढ़ाना उस तरह के। ठीक है, यानी कि इनके बाद आप लिख सकते हैं कि हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अच्छा होने के बावजूद भी कुछ चुनौतियां हैं निर्यात में। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम भाग थर्ड पे आने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या होंगी, सबसे पहले लिख लेते हैं वैश्विक कीमतों से तुलना। पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, निर्यातक तीसरे फेज पे आ गए हैं। उदाहरण टैरिफ। ठीक है, निर्यातक हो गया। निर्यात निरीक्षण में लंबा समय विदेशी देशों के नियम कानून। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होती है। राज्य नीतियाँ, हर स्टेट में राज्य नीतियाँ होनी चाहिए एग्रीकल्चर संबंधित, वो भी काम करती हैं। ठीक है, यूएस स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये भी चुनौतियां हैं। ठीक है, विदेशों से जैविक उत्पादों पर समझौता। ठीक है, तो हमने निर्यात पे चुनौतियों की बात की थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अच्छा देने के बावजूद भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, ये आपकी टैगलाइन होगी बीच में। उसके बाद ठीक है, फिर मैंने पॉइंट को यूज़ किया, वैश्विक कीमतों से तुलना। वैश्विक कीमतों से तुलना क्या होती है कि आप मतलब कि स्विट्ज़रलैंड के सेब के बारे में बात करेंगे तो कश्मीर से कंपेयर करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड वाले सेब की क्वालिटी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमारे आम का हमने निर्यात किया था तो उसको कई देशों ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ के स्वास्थ्य कारकों की वजह से वो वहाँ पे हैंडल नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उनको उसी तरह से बनाया जाए जो उसके मापदंड हो विभिन्न देशों में। ठीक है, तो वैश्विक कीमतों की तुलना, जिस कारण क्या होता है कि अगर हमारी क्वालिटी नहीं होती है प्रोडक्ट की तो हमें उतना प्राइस नहीं मिल पाता, यानी कि हमें जो अपना
खाद्य प्रसंस्करण किसी से उत्पादित पदार्थ प्रोडक्ट हैं उनको गुणवत्ता इतनी लानी है, क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन इतना लाना चाहिए कि उनका ये हो सके। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या, चुनौती क्या है, निर्यातक बाधा है। यानी कि होता क्या है, बाधा का मतलब करता है टैरिफ। हमारे किसी देश से मुक्त व्यापार है, किसी से क्या है, तो डिफरेंट कंट्री के साथ हमारे डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट टेरिटरी है, संधियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें की बात कर रहा है। तीसरी क्या है, निर्यातक नीतिकरण का लंबा होना। कभी कभी क्या होता है कि आप खाद्य प्रसंस्करण में आप प्रोडक्ट जब भेजते हैं तो वहाँ पर जो आपने देखा हुआ कि एयरपोर्ट पे या जहाज़ पे वहाँ पर चेकिंग बहुत लंबे समय तक चलती है, और चेकिंग ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, प्रॉब्लम आती है क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग हैं, ये ज़्यादा समय प्रिसाइज नहीं, मतलब कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म लिविंग नहीं होता है इनका, तो इस कारण वो भी प्रॉब्लम होता है। विदेशों के नियम अलग अलग होते हैं, क्योंकि भारत देश में प्रोडक्ट कैसे आ रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं, नियम कानून क्या क्या हैं। राज्य नीति कृषि, हमारे देश में भारत में राज्य की कृषियों की नीति क्या है, कौन सा स्टेट अच्छा निर्यात को प्रोत्साहन देता है, कोई नहीं देता है, तो वो सारी चीज़ें की बात कर लेते हैं। और यूएसए का हमारा प्रमाण पत्र, यूएसए में क्या होता है कि प्रोडक्ट की जांच होती है तो ही उसको अगर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मिलता है तो ही वो अपने आप उसको आयात करता है, यानी कि हम निर्यात कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, विदेशों के जैविक, तो और दूसरा क्या है कि हमारी जैविक प्रोडक्ट को लेकर अभी तक किसी देशों के साथ नीति नहीं बनाया गया, कोई संबंध नहीं बनाया गया, कोई बैठक नहीं हुई है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। ये सारी बाधाएं होती हैं। तो एक शॉर्टकट और बताता हूँ, अगर आपको समाधान देनी हो, ठीक है, अगर आपसे बोले समाधान ना भी पूछे तो भी आप समाधान दे सकते हैं। समाधान क्या देंगे, समाधान क्या होता है, चुनौतियों का विपरीत रूप ही, चुनौतियों का विपरीत करके आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि वैश्विक कीमतों की तुलना, यानी कि हमें गुणवत्ता पे काम करना चाहिए। ठीक है, निर्यातक टैरिफ, हमें सबसे मीटिंग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। निर्यात नियम, इसकी सहमति बनाई जानी चाहिए। विदेश नीतियों के नियम की जागरूकता लानी चाहिए, एनजीओ को काम देना चाहिए कि निर्यातक नीति पॉलिसी। तो हम समाधान अगर नहीं भी पूछ रहा है तो समाधान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक एक पॉइंट आप वहाँ से रख सकते हैं चुनौतियों के बाद। यानी कि जनरली हम तीनों फेज अपने ख़त्म कर चुके हैं, और आप लिख के देखिएगा बहुत कम में ही ये आराम से क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आखिरी में कॉम्प्रिहेंशन की, यानी कि लास्ट में अच्छा सा मोटिवेटेड था, आपने समाधान बता ही दिया, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा सवाल ही था खाद्य प्रसंस्करण पे और निर्यात पॉलिसी पर, जिस पे हम अच्छा कर रहे हैं। और उसने पूछा था कि राजनेता बन सकते हैं, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र पे कर सकते हैं कि नहीं करते, जागरूक कर सकते हैं नहीं करते। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की क्षमता विद्यमान है, जिसके प्रमाण हमें WTO, APD और DCIS AX के देखने को मिलती है। और हमारा 2019 में WTO के अनुसार इतना मार्केट है, लेकिन अभी भी हमारी नीति, एग्रीकल्चर नीति में बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है, यानी कि उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस कारण हम खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बन सकते हैं। बस इतना आपको लिखना है और यह सवाल समाप्त होता है। जो लिखे सवाल प्लीज़ करके मुझे बता देना, समाधान मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया, और ये इस तरह से सवाल होता है 250 वर्ड, यानी कि हमने उसको पूरा का पूरा टैकल कर लिया। आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स का, एग्रीकल्चर का ये सवाल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करके जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो डिलीवर कीजिएगा। और आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा इकोनॉमिक्स से संबंधित या किसी से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो अच्छे नंबर इस तरह लाए जा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले पैसेज में लिखते हैं, इसलिए उनको 10 में से 30% या 25% नंबर भी बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, क्योंकि सवाल में जितनी ज़्यादा विविधता होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, वो भी कम वर्ड में। कम वर्ड में सोल्यूशन क्या है कि आप मिड में डायग्राम
या उसको पैसे लाइन फॉर्म में लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। यही अच्छे नंबर, इसी दैट्स कॉल है आंसर राइटिंग ड्राफ्टिंग। और कोई आंसर राइटिंग स्केल नहीं होता, इसी तरह से होता है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं, वही मैंने 3 का वो बताया, फिर समाधान बता दिए, चुनौतियाँ सही मैंने उसके समाधान बता दिए, कंक्लूजन आप कोई भी बना सकता है। तो नॉट अ बिग डील, इज़ ए ईजी थिंग। आई होप you like it. Please like my videos, subscribe my channel, and write down a comment if you like this pattern of answer writing. I hope you all are well. Love you all. Bye bye.